Class 9th History Chapter 1 The French Revolution। इस भाग में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका थर्ड टॉपिक, फ्रांस abolish monarchy and become a republic। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। आपने पिछले टॉपिक्स में देखा कि किस प्रकार से फ्रांस में थर्ड स्टेट ने राजा को मजबूर किया कि वो फ्रांस का संविधान बनाए और किस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कार्य करे, किस प्रकार से राजा का अधिकार समाप्त हो, कुलीन वर्गों का और पादियों का, चर्चों का अधिकार समाप्त हो। इस संदर्भ में फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि जो समय था वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था फ्रांस के लिए। लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लुई 16 ने संविधान को मान लिया था, परंतु प्राश के राजा जो प्राश गणराज्य था फ्रांस का, उसके राजा ने, उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। प्राश जो है कि जर्मनी का एक निकटतम उसका स्टेट था। प्राश स्टेट जो जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। उससे गुप्त रूप से वार्ता जो है लुई 16 कर रहा था। फ्रांस की घटनाओं से यह अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी, लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्राश एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेनाओं में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसमें कवि राजेट दी लाइल जो है एक चर्चित जो है कविता हुई है, चर्चित मार्शले भी था। यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो ये जो है इस तरह से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर फ्रांस की तृतीय स्टेट की खास तौर से विशेष रूप से जो जनता थी, उसने न केवल फ्रांस के राजा बल्कि फ्रांस के पड़ोसी देशों के जो राजा थे, जो लुई 16 की गुप्त रूप से मदद कर रहे थे विद्रोह को दबाने में, उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति हुई एवं आर्थिक कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घरों में, परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आजादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 में के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब एक तरह से
एक बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग था जहां पर जो है लोग शाम को बैठकर चर्चा परिचर्चा किया करते थे चीजों के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में। और इस तरह की चर्चाओं में जो है इस तरह के जैकोबन का को जो है बहुत योगदान रहा सरकार की नीतियां निर्धारित करने के लिए। तो इसमें जो जैकोबन क्लब सबसे सफल थे, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा था, जो अब एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। महिलाएं भी जो है इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी, सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। तो इस प्रकार से जैकोबन क्लब के जो सदस्य थे मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं थे। वो एक केवल बुद्धिजीवी थे, कुछ दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले जो है, और कई प्रकार के दिहाड़ी मजदूर, सब ऐसे लोग शामिल थे। इनके जो नेता थे, वो नेता आप कह सकते हैं मैक्समिलर जो थे, रोबेस्पियर था, जो कि जैकोबन के एक बड़े वर्ग को जो गोदी कामगार थे, यानी जो सी पोर्ट पर जो काम करने वाले लोग थे, ये धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। पतलून पहनने का निर्णय किया इन लोगों ने। ऐसा इन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहनने वाले, अपने ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की ड्रेस पहनी, दिखाने के लिए कि वो भी एक अलग समाज के हिस्से हैं। और ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता को समाप्त करने का इन्होंने ऐलान करने का ये एक तरीका अपनाया। और उन्होंने कहा कि हम जो है ये कुलीन वर्गों से अलग हैं और हम इनका अनुसरण नहीं करेंगे और इनको हम समाप्त करके ही रहेंगे। इस तरह से की भावना के साथ जो है इन्होंने अपनी एक ड्रेस बना ली, जो है जिस बारे में ये आपने ये चित्र में ये दिखाया जा रहा है। इस तरह की ड्रेस पहनी इन्होंने जो है। और आगे देखते हैं। इसलिए जैकोबन को 100 कुलात के नाम से भी जाना गया। इनको एक अलग नाम से नी बिचेस के नाम से, विदाउट नी बिचेस के नाम से भी जाना जाना है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। आपने देखा होगा कि जो स्वतंत्रता के प्रतीकों में जो लाल रंग की टोपी का जिक्र आया है उस पीछे चित्र में, वो गुलामी को दूर करने का प्रतीक के रूप में माना गया था। वो यही लोग पहनते थे। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने जो है ट्रुलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला। ये सब घटनाएं जो है हुई 1792 में। उसके बाद जो है असेंबली के शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया गया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष के अधिक उम्र वालों सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो ना हो, मतदान का अधिकार उनको दिया गया। अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा था। पहले बिना संपत्ति वाले लोगों को जो है चुनाव का अधिकार नहीं था। अब धीरे धीरे जब गरीब जनता ने, आम जनता ने उनके विचारों पे कब्जा कर लिया, देश के उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने भी अपने को भी इसमें उन्होंने शामिल किया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। ये कन्वेंशन असेंबली को कन्वेंशन असेंबली कहा गया, या न्यूली इलेक्टेड, ये जो है कन्वेंशन का नाम दिया गया इसको। 21 सितंबर 1792
21 सितंबर 1792 को इस अपने को स्वतंत्र इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। ये 21 सितंबर 1992 में जो है ये मोनार्की एबॉलिश हो गई और एक तरह से जो है ये फ्रांस गणतंत्र बन गया, पूरी तरह से जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। डेमोक्रेटिक गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, यानी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो गया एवं वंशगत शाही परिवार से मुक्ति मिल गई एक तरह से। और ये सब कैसे हुआ इस चीज का वर्णन आगे जो है उसमें दिया हुआ है कि लुई XVI को न्याय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस द कंडक्ट में जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्दी रानी एंटोनियन को भी जो है उसका भी यही हर्ष हुआ, उसे भी जो है फांसी दे दी गई, उसको भी मौत की सजा दे दी गई। तो इस तरह से जो है फ्रांस जो है में राजतंत्र बड़े क्रूर तरीके से समाप्त हुआ और जनता ने उसको जो है बड़ी नफरत के साथ जो है उनको फांसी की सजा दे दी। अब जो है इसके बाद जो है यहाँ पर ही इसका ये समाप्त होता है थर्ड पॉइंट का पूरा वर्णन। अब आगे जो है आतंक का राज किस प्रकार रहा, द रीजन ऑफ द टेरर जो है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए